अच्छा, तो मैट्रिसेस की बात कर रहे थे हम कि मल्टीपल रोज होती हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम ये मैट्रिसेस पाइथन में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये उसने बताया हुआ कि हम इंफॉर्मेशन को पाइथन में टू डिमेंशनल लिस्ट, जो कि एक मैट्रिक्स होगी या एक टेबल होगा, उस तरह से हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर वो हमें एक रिमाइंडर दे रहा है कि पाइथन में हम लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं। आप में से मल्टीपल लोगों ने एरेज को स्टडी किया होगा। आज मैं वैसे सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा वो टच करवा दूं, लेकिन वो इरेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि एरेज क्या होते हैं कि उसके अंदर हम फिक्स्ड डेटा टाइप रख सकते हैं। लेट्स सपोज जब हम एरे को क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम वहां पर ये बताते हैं कि हम कितने एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करें। जैसे हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम उसे नहीं बताते कि हम लिस्ट के अंदर 8 एलिमेंट रखेंगे, 10 रखेंगे, 12 रखेंगे, कितने रखेंगे। डायनेमिक होता है, जितना मर्जी हम उसमें ऐड करते जाएं, रिमूव करते जाएं। लेकिन एरेज एक्चुअली क्या होते हैं कि हम जब भी एरे क्रिएट करते हैं, उस एरे का हम साइज बताते हैं, उसकी डेटा टाइप बता रहे हैं कि इस एरे के अंदर हम इंटीजर स्टोर करवाएंगे। तो उस पूरे एरे के अंदर हम सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करवा सक रहे होते हैं। पाइथन के अंदर जो लिस्ट है, ये एरे की एडवांस फॉर्म कह लें, उसकी नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन कह लें, एग्जैक्ट एरे नहीं है। तो एरेज में भी सेम कंसेप्ट होता है। जब आप स्टडी करेंगे 2D एरे भी बिल्कुल इसी तरह से ही वर्क करते हैं और इसी तरह से ही क्रिएट होते हैं। सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो सकता है किसी भी लैंग्वेज का। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ाया जाता है ये टॉपिक। खैर, अभी के लिए हम क्योंकि पाइथन स्टडी कर रहे हैं और पाइथन में एरेज नहीं होते और लिस्ट होती है, और लिस्ट के अंदर इसीलिए वो लोग हमें यहाँ पे रिमाइंड करवा रहे हैं कि यहाँ पर लिस्ट एरे से थोड़ी सी चेंज इस तरह से है कि इसके अंदर हम कोई भी डेटा टाइप एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि जब भी हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हमें कोई ग्रिड या कोई मैट्रिक्स इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है, तो हम 2D लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये उसने एग्जांपल दिया कि हम 2D लिस्ट या इस टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको पिक्चर बना लेता हूं और अब हम चलते हैं अपने पास जुपिटर नोटबुक में। अच्छा, अब हम आ गए जुपिटर नोटबुक के अंदर। यहाँ पर मैं पहले तो इस पिक्चर को ऐड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये एक टेबल है। अब हमने इस तरह का एक टेबल क्रिएट करना है प्रोग्रामिंग के जरिए से, लिस्ट के थ्रू। तो कंसेप्ट क्या यूज होगा? कंसेप्ट बिल्कुल सेम हमने किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हमने उसको उस टाइम पे इस तरह से देखा नहीं था। तो हम क्या करते हैं, हम इसका नाम रख लेते हैं लेट्स सपोज 2D। 2 से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते, इस तरह से कर लेते हैं 2D एरे। और उसके बाद अब हम इसको क्रिएट करते हैं। लिस्ट इस तरह से क्रिएट करते हैं, हम सबको इसका अच्छी तरह से आइडिया। और इस तरह से मैंने आपको बताया, ये जो हम लिस्ट क्रिएट कर रहे थे,
ये वन डायमेंशनल लिस्ट थी, जिसके अंदर यहाँ देखने में हमें नहीं लग रहा, पर कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं इसमें, और एक ही रो है। ये मैंने आपको ड्रा करके भी दिखाई थी कुछ देर पहले। अच्छा, ये तो हो गई वन डायमेंशनल लिस्ट, लेकिन हमने क्या करना है कि हमें मल्टीपल रोज चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो इस तरह का हम कुछ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट की थी। ओके, अब हमने क्रिएट क्या करना है, जो फर्स्ट रो है उसके अंदर क्या हो 1 3 5 7, ठीक है। हमने एक लिस्ट क्रिएट की, ये देखें, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया था, सॉरी। इस तरह से मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की। अब उस लिस्ट के अंदर मैं और लिस्ट क्रिएट करूंगा। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से क्रिएट करने लगे हैं। पहली रो में हमारे पास 1 3 5 और 7 ये हमें चाहिए, तो हमने लिख दिया 1 3 5 और 7 लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करके। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक लिस्ट हमने क्रिएट की हुई है और उसके अंदर हमने एक और लिस्ट क्रिएट की है। ओके, अब लिस्ट के अंदर हम आइटम्स सेपरेट किससे करते हैं, आप लोग बताएं, जल्दी से बता दें। ओके, यस, ये अदील अहमद ने सही बताया, लिस्ट डायनामिक कह रहे हैं। अच्छा, अब हमने इसको कोमा से सेपरेट कर दिया। अब हमारी दूसरी लाइन में हमें क्या चाहिए, 2 4 6 8। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 4 6 8। थर्ड रो में हमें चाहिए 5 10 15 और 20। तो हम लिख लेते हैं 5 10 15 20। तो जनाब, ये जो अब हमने क्रिएट की है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक 2D लिस्ट है, और ये जस्ट लाइक जो ये टेबल हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है ना, तो ये जो लिस्ट 2D लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट जो हमने क्रिएट की है, ये इस टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अभी मैं एक और चीज आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। इस तरह से हमने जब नेस्टेड लिस्ट क्रिएट की थी, ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है और हम इसे सिर्फ कुछ देर के लिए देखेंगे। आई थिंक कि आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे या बोर हो रहे होंगे, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करने लगे। अच्छा, अब इस लिस्ट के अंदर हमारा फर्स्ट आइटम क्या है, आपने सही बताया, जल्दी जल्दी से। इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये जो एक लिस्ट क्रिएट की है 2D एरे, इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट आइटम क्या है? ओके, ये एक लिस्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फर्स्ट आइटम है वो एक लिस्ट है इस टाइम पे, जो कि हमें साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर हमने एक लिस्ट क्रिएट की, उस लिस्ट के अंदर हमने 3 लिस्ट और क्रिएट कर दी। ये मैंने आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से किया हुआ है, वरना मैं इसको उस तरह से भी कर सकता था, ऐसे। ये देखो, अब देखें, ये एक लिस्ट थी, ये जो आउटर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं हाईलाइट हुई हैं, ये आउटर लिस्ट थी जिसका नाम है 2D अरे। इस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं, अब वो कोई नंबर्स नहीं है, कोई नेम्स नहीं है जैसे हम नेम्स रखते थे, उसके अंदर जो आइटम्स हैं, फर्स्ट आइटम इटसेल्फ एक लिस्ट है, सेकंड आइटम इटसेल्फ एक लिस्ट है, और थर्ड आइटम इटसेल्फ एक लिस्ट है। तो अब जब भी हम इस लिस्ट का कोई भी इंडेक्स एक्सेस करेंगे, हमने करके देखा हुआ है पहले, तो आप लोग मुझे बताएंगे इसका आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट। ओके, सही बताया इन्होंने। अब इसकी आउटपुट फर्स्ट लिस्ट आएगी, हमने किया हुआ ये सब कुछ, लेकिन अभी हम थोड़े और लेंस लगा के देख रहे हैं इसको, वही चीज है। अच्छा, ये हमने एक्सेस कर लिया। फर्स्ट पे अगर एक्सेस करेंगे तो हमें सेकंड लिस्ट मिल जाएगी, सेकंड आइटम मिल जाएगा, और थर्ड पर करेंगे, सॉरी सेकंड पे करेंगे तो हमें
थर्ड लिस्ट वो रिटर्न करके दे रहा है। तो इसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगेन वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से हमें अच्छा आइडिया हो रहा होता है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर एक पिक्चर पेस्ट करता हूँ। ओके, ये पिक्चर पूरी नहीं है। हमने जो अपनी लिस्ट क्रिएट की थी उसका हमने नाम रख दिया था 2D एरे। यहाँ पर उसने नाम रखा हुआ है ग्रिड, और उसके अंदर आइटम्स सेम वैसे ही हैं जैसे हमने रखा हुआ है 1 3 5 7। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये वाली रो है, आप माउस को फॉलो करें, ये फर्स्ट रो है ग्रिड ऑफ 1, जिसको हमने एक्सेस करके भी देखा है। जैसे ग्रिड ऑफ 2 एक्सेस किया है हमने, तो उसने लास्ट वाली रो हमें रिटर्न किया। तो ऐसे ही हमें बता रहा है कि जब हम इस तरह से एक्सेस करेंगे ग्रिड ऑफ 0, तो ये इंटायर रो हमें रिटर्न करेगा। ग्रिड ऑफ 1 करेंगे तो इंटायर रो जो कि सेकंड रो है वो रिटर्न करेगा, और ग्रिड ऑफ 2 करेंगे तो थर्ड रो हमें रिटर्न करेगा। ये तो बात हो गई कि हम रोज किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम ये देखते हैं कि ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, जिसके अंदर 1 2 और 5 इस तरह से। देन नेक्स्ट कॉलम है 3 4 और 10। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है 5 6 15, और फोर्थ कॉलम है लास्ट में 7 8 और 20, उसके अंदर हमने स्टोर करवाया हुआ है। अगर हम इस लिस्ट के अंदर देखें तो हमें जो हमने क्रिएट किया है, ये आइटम्स जो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, हर लिस्ट का जो हर इनर लिस्ट है, एक तो आउटर लिस्ट है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने ऐड किए हुए हैं, इसको अभी के लिए छोड़ दें। जो इनर लिस्ट है, हर इनर लिस्ट रिप्रेजेंट कर रही है एक रो को, और हर इनर लिस्ट का जो फर्स्ट आइटम है, जैसे इस इनर लिस्ट का फर्स्ट आइटम है 1, इस इनर लिस्ट का फर्स्ट आइटम जो सेकंड इनर लिस्ट है, इसका फर्स्ट आइटम है 2, और थर्ड इनर लिस्ट का फर्स्ट आइटम है 5। तो ये एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं जो कि फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह से सेकंड आइटम हर लिस्ट का सेकंड कॉलम क्रिएट कर रहा है, और जो थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड कॉलम क्रिएट कर रहा है हर लिस्ट का। इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ है कि हमने एक टेबल कह लें, मैट्रिक्स कह लें, उसको एक 2D लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट के अंदर हमने स्टोर करवा दिया है। और यहाँ पर वो हमें बता रहा है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैंने 6 को एक्सेस करना है, तो 6 का इंडेक्स क्या होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी रो में आ रहा है। 6 आ रहा है सेकंड रो में, और सेकंड रो में इंडेक्स होगा 1, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। तो जो फर्स्ट रो है उसका इंडेक्स है 0, जो सेकंड रो है उसका इंडेक्स है 1। तो क्योंकि 6 है सेकंड रो में, तो हमें ये पता लग गया कि सेकंड रो का इंडेक्स जो है वो 1 है। अभी तक हमें ये पता लगा है कि 6 कौन सी रो के अंदर है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करते हैं, तो 1 3 5 7 2 4, ओके मैंने यहाँ पे गलत किया हुआ है, 2 4 6 8, और थर्ड रो है 5 10 15 20। हम इसी को फॉलो कर लेते हैं, 5 10 15 20। ओके ठीक है। अब हमें ये पता लग गया कि सेकंड रो के अंदर 6 अवेलेबल है, और उसको हमने अगर रो को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स है 1 सेकंड रो के लिए। यहाँ पर हमने करके देख लिया। अब बारी आ रही है उसका कॉलम डिटरमाइन करने की। तो उसका कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, और ये थर्ड कॉलम है, जिसके अंदर थर्ड कॉलम का फर्स्ट आइटम 5 है, सेकंड आइटम 6 है, और थर्ड आइटम उस कॉलम का, इस कंप्लीट कॉलम का। अब हम इस तरह से इसको हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, सॉरी वर्टिकली देख रहे हैं। ओके, अब थर्ड अगर कॉलम है तो इसका इंडेक्स क्या होगा एक्सेस करने के लिए, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर रो फर्स्ट सेकंड थी तो हमने इंडेक्स एक्सेस किया था फर्स्ट,
अगर कॉलम उसका थर्ड है तो फर्स्ट कॉलम जो होगा उसका इंडेक्स 0, सेकंड कॉलम का इंडेक्स 1, थर्ड कॉलम का इंडेक्स 2। तो अगर हमने 6 को एक्सेस करना है, हमें पता लग गया कि सेकंड रो के लिए हमने फर्स्ट इंडेक्स यूज करना है, थर्ड कॉलम के लिए हमने सेकंड इंडेक्स यूज करना है। तो उसने हमें 6 रिटर्न करके दे लिया। तो इस तरह से जो नेस्टेड लिस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, वो हमने ये देख ली कि एज ए 2D मैट्रिक्स या 2D लिस्ट किस तरह से काम करती है। बस इतना सा ही हमने इसके बारे में डिस्कस करना था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो हम इसको देख सकते हैं दोबारा। इंटायर कॉलम सेलेक्ट करने के लिए या तो हमें जाना पड़ेगा स्लाइसिंग में, या फिर हमें लूप लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए अभी मैं इसका हल्का सा टच देना चाह रहा था, क्योंकि कुछ लोग, मुझे आइडिया है कि यहाँ पर इससे बिल्कुल फेमिलियर नहीं होंगे। तो एकदम मैं सारा नहीं आप लोगों को बता रहा, थोड़ा सा बता दिया। इसी में से किसी को कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता दें। बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने पहले की थी, नेस्टेड लिस्ट भी हमने क्रिएट की थी, लेकिन अभी हमने इसको ये देखा है कि ये किस तरह से एज ए मैट्रिक्स या एज ए टेबल काम कर रही है। ओके, जब आप लोग एरेज पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर, या आप में से अगर किसी ने पढ़े भी हैं, तो सेम कंसेप्ट होता है। 2D एरेज क्रिएट करते हैं, 3D करते हैं। अभी अगर इसके अंदर मैंने एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाई है, अगर दूसरी के अंदर मैं तीसरी लिस्ट क्रिएट कर दूं तो वो 3D लिस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जितनी ज्यादा हम नेस्टिंग करते जाएंगे, उतने ज्यादा हम उसके डायमेंशंस इंक्रीज कर रहे हैं। और जब हम ML वगैरह में काम कर रहे होते हैं, जो सेकंड लिस्ट है, देखें ये फर्स्ट लेवल वाली लिस्ट है, थर्ड लेवल वाली लिस्ट, सॉरी सेकंड लेवल वाली लिस्ट ये है 1 3 5 7। अब इसके अंदर मैं फर्दर लिस्ट क्रिएट कर दूं 1 2 3। अब देखें, बल्कि ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है, उस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट किया है, और उस सेकंड लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो ये 3D पे हम जा रहे हैं इस टाइम पे। जी। हम्म। नहीं, हम उसके अंदर एलिमेंट डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। कॉमा से ही सेपरेट करते हैं ना, मैंने 1 ऐड कर दिया, और अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ। तो देखें उसने लिस्ट को एज इट इज प्रिंट कर दिया। पाइथन हमें रोक नहीं रहा, क्योंकि लिस्ट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया हम कोई भी डेटा टाइप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इंटीजर कर दिया, लिस्ट भी कर दी हुई है, तो उसके अंदर हम कोई भी ऐड कर सकते हैं आइटम। लेकिन इस टाइम पे ये इस मैट्रिक्स को या इस टेबल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अब इसकी इंडेक्सिंग वगैरह और बाकी चीजें चेंज हो चुकी हैं। नेस्टेड लिस्ट बहुत ज्यादा यूज होती है AI ML वगैरह में। जब हम जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा यूज होती है ये। और सिर्फ ये यूज नहीं होती, तब हम यूज कर रहे होते हैं एरेज। numpy एक लाइब्रेरी है, उसके एरेज यूज कर रहे होते हैं, और हम बहुत ज्यादा डायमेंशंस में जा रहे होते हैं। लाइक हम 50 100 इस डायमेंशन तक जा रहे होते हैं। आल्दो हमें नजर नहीं आ रहा होता, वो सारा कुछ डेटा सेट से ले रहा होता है, पर इतनी डायमेंशंस तक हम जाते हैं। 3 डायमेंशन की आपको मैं डायग्राम नहीं दिखा सकूंगा, क्योंकि आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप एक रूम के कोने में देखें, 3D को आप यहाँ पे विजुअलाइज कर लेंगे, यहाँ पर अभी मैं नहीं करवा सकता। हाँ, क्यूब इज 3D। या जो रूम जिसके अंदर हम बैठे हैं, ये भी 3D है। इसकी
3 डायमेंशन है। एक छत की तरफ जो दीवार जा रही है वो इसकी हाइट है, और 2 इसकी और डायमेंशन है नीचे फ्लोर पे। एक उसकी विड्थ है और एक उसकी लेंथ है। ओके, आप सही कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हम 3D को विजुलाइज नहीं करवा सकते, जैसे हम अपने पेपर पे 3D को विजुलाइज नहीं कर सकते। आई होप कि आप मेरा पॉइंट गेट कर रहे हैं। जैसे हम थर्ड डायमेंशन इंक्रीज करते थे ना पेपर पे, तो हम उसको ऐसे नीचे की तरफ खींच देते थे, जब वो नीचे की तरफ नहीं होती थी, वो आउटवर्ड होती थी पेपर से। इसके लिए मैं एक और काम करता हूँ, मैं आपको कुछ और प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली उसी की एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। मैं आपको कहाँ लेके जा रहा था, मुझे उसका कैलकुलेटर का नाम डेस्मोस। हम्म। वो हम खुद से नहीं क्रिएट कर रहे होते। देखिए हमारे पास डेटा सेट होता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि हम एक मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करते हैं। सारा थ्योरेटिकल बताता हूँ 2 मिनट में। मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें प्राइस प्रिडिक्ट करके देगा हाउस की। अब मशीन लर्निंग मॉडल किन चीज़ों में प्रिडिक्ट करके देगा? सबसे पहले उसे हम ट्रेन जिस चीज़ पे करवाएंगे ना, डेटा सेट पे, उसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम होगा वो हमें बता रहा होगा कि एरिया कौन सा है, क्योंकि एरिया का प्राइस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। मॉडल टाउन ए में देख लें, कहीं और देख लें, तो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर होता है प्राइस में। तो एक कॉलम होगा एरिया का। सेकंड कॉलम होगा हमारे पास, लेट्स सपोज वहाँ पे क्राइम रेट किया है। क्राइम रेट अगर हाई है तो प्राइस लो होगी। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, और देन हम उनको जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स को दे रहे होते हैं, वो हर कॉलम को एज ए डायमेंशन ट्रीट कर रहे होते हैं। जितने कॉलम्स उतने ज्यादा डायमेंशंस। वहां पर ये कंसेप्ट यूज हो रहा होता है। एग्जैक्टली लीनियर अलजेब्रा इसीलिए पढ़ाई जाती है, जो एआई के स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ेंगे आगे जाके थर्ड फोर्थ में। लीनियर अलजेब्रा इसलिए ही पढ़ाई जाती है क्योंकि डायमेंशंस वगैरह से हम बहुत ज्यादा खेल रहे होते हैं। अच्छा, मैं डेस्मोस पे आ रहा था। हम्म, तो ये देखें यहाँ पर उसने एक 3D प्लॉट किया हुआ है। अब ये इसको घुमा क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ इसमें। बहरहाल इसमें ना आप इसको अच्छी तरह से रोटेट करके कभी ट्राई कीजिएगा। ये देखें इसकी 3 डायमेंशन है। एक ये आ रही है, एक इस साइड पे जा रही है, और एक ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखें, ऐसे ही जब हम अपनी रूम के कोने में देखेंगे तो वहां पे भी हमें कुछ इस तरह का ही सिनेरियो नजर आएगा। लेकिन हम 3D को स्क्रीन में या अपने पेपर वगैरह पे विजुलाइज नहीं कर सकते। अभी के लिए सिर्फ हमने, हाँ, 2D लिस्ट के बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं। एरे इसी तरह से क्रिएट होगा, लेकिन जब आप एक 2D एरे क्रिएट करेंगे। नहीं ना, बात सेम नहीं है। जब हम एरे क्रिएट करते हैं, मैंने आपको बताया, हम पहले उसे बताते होते हैं कि इस एरे का साइज क्या होगा। इसके अंदर मैंने 3 आइटम्स रखने हैं, तो उसको हम साइज बताते हैं, उसको हम डेटा टाइप बताते हैं कि इसके अंदर मैं इंटीजर रखने जा रहा हूँ। फिर वो क्रिएट हो जाता है, मेमोरी एलोकेट हो जाती है। उसके बाद आप उस एरे में वो चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। करनी है तो फिर आपको डायनेमिक एरेज, ये सारे कंसेप्ट आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ाए जाएंगे। तो मेरा हाँ, हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक उसी तरह से ही है ये, लेकिन एग्जैक्ट एरे नहीं कह सकते। पाइथन ने वैसे हमें एक मॉड्यूल भी दिया हुआ है एरे का, लेकिन वहां पे भी उन लोगों ने क्या किया हुआ है,
उन लोगों ने डायनामिक एरे दिए हुए हैं, तो मुझे लगा कि जब है ही डायनामिक तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इंशाल्लाह किसी दिन ना हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स पे कोई 3-4 दिन लगा के ना इस कोर्स के बाद कभी देख लेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जी, लिस्ट को एज एरे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था हमारे पास टू डायमेंशंस के बारे में। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, इस तरह की इंडेक्सिंग भी मैंने आपको करके दिखाई थी कि दूसरा एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है, तो उस दूसरी लिस्ट का आइटम हम किस तरह से एक्सेस करते हैं, मैंने आपको करके दिखाया था। सिर्फ थोड़ा सा अब हमने इसको और व्यू से देखा है कि इसको एज ए मैट्रिक्स हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके अंदर जितनी फर्दर हम लिस्ट क्रिएट करते जाएंगे वो रोज को रिप्रेजेंट करती जाएगी। और इसमें मैंने 3 रोज क्रिएट किए हैं क्योंकि मैंने 3 लिस्ट क्रिएट की है इनसाइड द लिस्ट। और इन तीनों लिस्ट का जो फर्स्ट आइटम है वो मिलके एक कॉलम क्रिएट कर रहा है, जैसे 1 2 5 3 4 और 10 ये सेकंड कॉलम, 5 6 15 ये थर्ड कॉलम, 7 8 20 ये फोर्थ कॉलम। तो 2D के कंसेप्ट आगे यूज होंगे जब हम पैटर्न्स प्रिंट कर रहे होते हैं ना, वहां पर हम 2 लूप्स यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी लोग कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट हम यूज कर रहे होते हैं रो के लिए, सेकंड कॉलम के लिए। इंशाल्लाह ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी मेरा पर्पस ये था आपको 2D के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना। आई होप कि आपको कुछ हद तक समझ आ गई होगी। बाकी लर्निंग हमेशा किसी सीक्वेंस में नहीं होती, 2-3 बार जब इंसान चीज को देखते हैं मुख्तलिफ टाइम पे तो वो उसको समझ आना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे जरूरी नहीं है कि हर चीज समझ आ जाएगी। अच्छा, ये तो था 2D एरे के बारे में। कुछ भी नहीं है, नेस्टेड लिस्ट है, नथिंग एल्स। अच्छा, इसी तरह से हम जैसे एक इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस कर लिया है, तो उसी इंडेक्स के थ्रू हम उसको अपडेट भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें उसका इंडेक्स ही तो चाहिए एग्जैक्ट कि उसकी रो कौन सी है, उसका कॉलम कौन सा है। जब ये रो और कॉलम मिल गए और हम उसको एक्सेस करके देख रहे हैं तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं। 6 को मैं 12 करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको 12 कर दूंगा। जब इसको मैं रन कर दूंगा तो ये 6 की जगह पे 12 ऐड कर देगा, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट वही जो हम बॉक्स कह लें ये 6 वाला इसको एक्सेस किया हुआ है 1 और 2 इंडेक्स के थ्रू, क्योंकि सेकंड रो थी तो 1 मैंने यूज किया रो के लिए। जो 2 इंडेक्स यहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं, फर्स्ट इंडेक्स होता है रो के लिए, जैसे यहाँ पर रो सेकंड थी 6 की, तो हमने फर्स्ट इंडेक्स दिया 1, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स है वो रो के लिए है और जो सेकंड इंडेक्स है वो कॉलम के लिए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आप लोग ये बताएं, हाँ 3D में 3 इंडेक्स देंगे और जैसे ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की हुई हैं इसको फाइंड करने के लिए, फिर हमारी यहाँ पे 3 हो जाएंगी और इस लिस्ट के अंदर फिर एक और लिस्ट होगी। इंशाल्लाह इसको भी हम कभी देखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि जो असाइनमेंट 7 थी जिसमें एक कैलकुलेटर दिया था और एक और क्वेश्चन था, क्या जरूरत है उसको रिव्यू करने की? कोई ऐसा बंदा जो यहाँ पर हो उससे ना हुई हो तब हम कर लेंगे, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अगर आप में से कोई चाहता है तो हम कर लेते हैं उसको रिव्यू, कोई मसला नहीं। ओके, अच्छा अब हम स्टार्ट कर लेते हैं लूप्स को, क्योंकि अब लूप्स का आई थिंक के टाइम आ गया है, अब हम स्टार्ट कर लें। तो आप में से कोई बताए कि लूप्स क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग फेमिलियर हैं इनसे ऑलरेडी। एनीवन? सिर्फ यही बता दें कि होती क्या है लूप, क्यों यूज़ करते हैं। ओके,
ठीक है, सही बताया इन्होंने। लूप्स हम तब यूज करते हैं, लूप का मतलब ही क्या है, हम कहते हैं ना हम एक लूप के अंदर फंस गए हैं। तो लूप मीन्स जो रिपीट होता रहता है, एक ही चक्कर के अंदर इंसान फंसा हुआ है। तो लूप बेसिकली हम यूज तब करते हैं जब हमने कोई काम रेपिटेटिवली करना है, मतलब मल्टीपल टाइम्स करना है। आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आप प्रिंट करवाएं, क्योंकि 14 अगस्त आ रहा है तो हम उस हिसाब से कर लेते हैं, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि इसको 10 बार प्रिंट करवाएं, तो आप क्या करेंगे? एक तो आप कुछ इस तरह से भी मैकेनिज्म कर सकते हैं, आप कहेंगे जनाब आप ज़्यादा बोल रहे थे, हमने 10 बार प्रिंट करवा दिया है। तो इस तरह से भी ऑब्वियसली हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ 230 को 10 मरतबा प्रिंट करवाएं, अब आप कैसे करवाएंगे? एक तो हमारे पास तरीका यह है कि हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, तो जितनी दफ़ा हमने इसको लिखा है ये उतनी दफ़ा दे देगा हमें। आई थिंक ये 7 8 9 दफ़ा हो गया होगा। तो एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि हम एक लूप लगा लें। लूप क्या करेगी, एक तो जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं ना, तो एक टर्म यूज की जाती है, एक वर्ड यूज किया जाता है ड्राई का। ड्राई का वर्ड यूज किया जाता है, डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ। डी से डू नॉट, आर से रिपीट और वाई से यूर सेल्फ। तो कोई भी प्रोग्राम जब हम लिख रहे हो तो अच्छे प्रोग्राम की निशानी यही होती है कि उसके अंदर हम रेपिटेटिव काम कोई ज़्यादा नहीं, मतलब रेपिटेटिव काम कर रहे होते हैं, कोड को हम रिपीट नहीं कर रहे होते। यहाँ पे देखें मैंने कोड को कितनी मरतबा रिपीट किया, मतलब अगर मैंने 10 दफ़ा ये लिखवाना था तो मेरे पास और भी तरीके थे, बजाय ये कि मैं एक पूरा सेल भर दूं प्रिंट इतनी दफ़ा लिख के। तो ये बहुत ही बुरी प्रैक्टिस होती है जब हम रिपीट कर रहे होते हैं कोड को। एक काम रेपिटेटिवली करना है वो एक अलग चीज़ है, 10 बार प्रिंट करवाना है हम करवा सकते हैं और तरीके से, लेकिन कोड को रिपीट नहीं करना होता, ये अच्छी प्रैक्टिस में होता है। अब हम फॉर लूप और वाइल लूप, दो तरह की लूप्स होती हैं। मुझे लगता है कि आप में से फॉर लूप्स और वाइल से तो सब लोग वाकिफ होंगे, अब ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि दो टाइप्स होती हैं और इस तरह से। अगर कोई बंदा फेमिलियर नहीं है तो बता दे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब पाइथन में ना जो फॉर लूप होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सिंटैक्स तो वैसे ही पाइथन में बहुत सी चीज़ों का डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी वर्किंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी वर्किंग समझाने से पहले और उस पर आने से पहले मैं एक काम करता हूँ। रेंज फंक्शन होता है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। रेंज फंक्शन कुछ भी नहीं करता, जो इसे मैं रेंज दूंगा ना ये उस रेंज के अंदर नंबर्स क्रिएट कर देगा। जैसे अब मैंने इसे रेंज दी है 0 से 10, तो ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट लेगा और कहाँ तक जाएगा आप लोग बताएं? ओके, 9 तक जाएगा। जैसे स्लाइसिंग में हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि लास्ट जो हमसे दे रहे होते हैं वो एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूडेड होता है। वैसे यहाँ पे लास्ट वाला इंक्लूड नहीं है। इसको जब मैं एज ए लिस्ट प्रिंट करवाऊंगा सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रेंज फंक्शन क्या कर रहा है। देखिए मैंने रेंज फंक्शन को कहा इनपुट दिए उसे 0 और कोमा 10, मतलब मैंने उसे कहा कि इस रेंज में नंबर्स क्रिएट कर दो। उसने क्या किया, 0 से क्रिएट किया और 9 तक गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो मैं लास्ट वाला बता रहा हूँ ये इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होगा, इससे पहले तक नंबर्स को वो क्रिएट करेगा। जैसे अगर मैं उसे 100 कहता हूँ तो 99 तक क्रिएट कर देगा, और 100 इटसेल्फ इंक्लूड नहीं है तो कुछ भी नहीं कर रहा। रेंज फंक्शन जो भी हम उसे रेंज देंगे
वो उस रेंज के अंदर जाकर वो नंबर्स जनरेट कर देता है। ऐसे ही मैं रेंज फंक्शन को अब कहता हूँ 0 से 11 तक, तो ये 0 से 10 तक नंबर्स क्रिएट करेगा। अब इसे मैं कोमा में एक थर्ड वैल्यू दे रहा हूँ, वो इसे मैंने दिया 2। 2 क्या है? 2 एक स्टेप साइज है। किस चीज का स्टेप साइज है? यहां पर आप देखें 0 के बाद उसने स्टेप कितना लिया है? 1 का लिया। 0 में 1 ऐड करें तो 1 आता है, 1 में 1 ऐड करें तो 2 आता है, 2 में 1 3 एंड सो ऑन। तो हर आइटम, हर एलिमेंट, हर नेक्स्ट नंबर जनरेट करने से पहले वो स्टेप कितना ले रहा है? 1 का ले रहा है। वो था बाय डिफॉल्ट जब मैंने उसे नहीं बताया था स्टेप का। ये जो थर्ड वैल्यू मैं उसे दे रहा हूँ, ये मैं उसे बता रहा हूँ कि आपने फर्स्ट नंबर जनरेट करने के बाद कितना स्टेप लेना है, और नेक्स्ट ऐसे ही हर नंबर जनरेट करने के बाद कितना स्टेप लेना है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ, आप देखिएगा लिस्ट में इसे कन्वर्ट कर दें। 0 से मैंने उसे कहा स्टार्ट लो, उसने 0 सबसे पहले जनरेट किया। 0 के बाद उसने देखा कि भाई मैंने स्टेप साइज उसे दिया हुआ है 2, तो उसने 0 के बाद 1 छोड़ के 2 पर सेकंड नंबर जनरेट कर दिया, क्योंकि स्टेप साइज 2 था। और इसी तरह से आप देख लें 2 4 6 8 10 उसने जनरेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर उसे 3 कह देता स्टेप साइज जो थर्ड है, तो क्या करता? 0 3 6 और 9। जितना स्टेप साइज दे रहा हूँ उतना ज़्यादा गैप्स आ रहा है, गैप आ रहा है दरमियान में। तो इस तरह से रेंज फंक्शन 3 चीज़ें दे सकते हैं, स्टार्टिंग, एंडिंग और स्टेप साइज। इस रेंज फंक्शन को हम 3 चीज़ें दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लूप। हम डिस्कस कर रहे थे लूप से इसका क्या लिंक है। पाइथन में फॉर लूप 2 तरह से यूज होती है। एक मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाई थी जब हमने लिस्ट पे इम्प्लीमेंट की थी, वो भी हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि रेंज फंक्शन के थ्रू लूप हमने किस तरह से लगानी है किसी भी चीज़ पे। टास्क हमारा था आई लव पाकिस्तान 10 मरतबा मैंने लिखना है। तो पाइथन में क्या करेंगे? फॉर आई इन रेंज, इस रेंज में हम उसे बताएंगे कितने टाइम ये लूप चलनी चाहिए। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अगेन 0 से 11 तक, जब मैंने उसे 0 से, चलो 10 कर लेते हैं। जब मैंने उसे कहा 0 से 10 तक नंबर्स जनरेट करो, उसने 0 से 9 तक किए। लेकिन ये टोटल नंबर कितने हैं? 10 है, क्योंकि 9 से 1 तक 9 हो गए और 0 इटसेल्फ 10। तो रेंज फंक्शन जितने नंबर्स जनरेट करवा रहा होगा उतनी दफ़ा वो लूप चल रही होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि मुझे 10 मरतबा आई लव पाकिस्तान प्रिंट करवाना है, तो मैं इसे यहाँ पर कौन सा पेयर दूं रेंज फंक्शन को कि वो 10 नंबर जनरेट करवाए? ओके 11, ठीक है, इन्होंने सही बताया। एक चीज़ जो मैंने स्किप किया, जब हम उसे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते ना तो ऑटोमेटिकली 1 ले लेता है। तो अगर हम इसको सिर्फ 1 देंगे तो इसको एंडिंग इंडेक्स समझेगा। एंडिंग इंडेक्स इंडेक्स नहीं एक्चुअली है, एंडिंग वैल्यू समझेगा। 1 से स्टार्ट लेगा बाय डिफॉल्ट और 10 तक आएगा। देखें, ये देखें, नहीं उसने 0 से स्टार्ट लिया, सॉरी माय मिस्टेक। 0 से ही स्टार्ट लेगा वो, और जब मैं उसे कहूँगा कि आपने 10 तक आना है, 1 10 नहीं 10, तो वो 0 से स्टार्ट लेगा बाय डिफॉल्ट और 9 तक आ जाएगा। तो जब मैं इसे यहाँ पर कहूँगा 10, सिर्फ 10 मैंने बोल दिया, तो हमने देख लिया कि वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट लेगा और 10 एज ए एंडिंग नंबर कंसीडर कर रहे हैं इसको। जी, पाइथन में ऑलवेज 0 से ही स्टार्ट होता है। ओके, अब रेंज फंक्शन अब यहाँ पे हो क्या रहा है? अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। रेंज फंक्शन पहले 0 क्रिएट करेगा, उसके बाद 1 करेगा, 2 3 4 एंड 9 तक। जितनी दफ़ा ये लूप चलेगी उतनी दफ़ा आई को, आप ये समझ लें कि आई को पहले 0 असाइन होगा,
उसके बाद वो लूप के अंदर आएगा, फिर उसे 1 असाइन होगा, 2 3 सो ऑन एंड तक। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, फिर मैं आपको ले चलता हूँ VS कोड पे। ओके, यहाँ मैं प्रिंट करवा लेता हूँ आई लव पाकिस्तान। तो उसने ये 10 दफ़ा प्रिंट करवा दिया है। थोड़ा सा सिंटैक्स में बता देता हूँ जो कि मैंने स्किप कर दिया है। एक्चुअली मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि सबको ही आइडिया हो सकता है किसी को ना हो। ये जो स्पेस दिया है, जैसे हम इफ में दिया करते थे ना, जो चीज़ हमने लूप के अंदर ऐड करनी है, जैसे मैंने इस लूप के अंदर इसको प्रिंट करवाना था और लूप को मैंने 10 मरतबा चलाया है रेंज फंक्शन के थ्रू। जैसे मैंने आपको करके दिखाया, रेंज फंक्शन 10 नंबर जनरेट कर रहा है 0 से 9 तक। तो जितने नंबर रेंज फंक्शन जनरेट करेगा उतनी टाइम इस लूप के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी हम चलेंगे VS कोड के अंदर। मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। अच्छा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। आप लोगों को विजिबल है अच्छे से? ओके, अच्छा वो क्या है, वो विजुलाइज करने के लिए? ओके यार, ये मेरा ना VS कोड हमेशा ऐसे ही करता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने मल्टीपल इन्वायरमेंट क्रिएट किए हुए हैं। खैर, हम करने लगे थे डीबगिंग, ये देख रहे थे कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो यहीं पे ही कर लेते हैं, वैसे वहां पे भी हम कर सकते थे। यार ये रुक क्यों नहीं रहा? अच्छा, अब आप लोग ओके, वॉच में भी हमने देखना है। अच्छा, इस आई पर आपने फोकस रखना है कि हो क्या रहा है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम लोग क्लियर हों कि रेंज फंक्शन क्या करेगा, जो हमने यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है। सबसे पहले 0 जनरेट करेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9 तक। ये हमें ऑलरेडी पता है और पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस लूप के अंदर ये जो हमने दो लाइंस लिखी हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि आप नेक्स्ट चलें। यहाँ पर आप साइड पे देखें, आई की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। आई की वैल्यू 0 हुई है, क्योंकि हमें पता था, मैंने आपको बताया था रेंज फंक्शन जो भी नंबर्स जनरेट करता है वो 1 बाय 1 आई को असाइन होते जाएंगे। तो देखें यहाँ पे आई को असाइन हो गया 1, सॉरी 0, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे 0 ही जनरेट हुआ रेंज फंक्शन के थ्रू। अब वो आया इस लूप के अंदर, ये जो ब्लू होगा ना, ये कोड अब एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट। तो लूप के अंदर वो आया, उसे मिल गया आई लव पाकिस्तान, उसने एक बार प्रिंट करवाया। अब वो ऊपर चला गया है, अब वो देखा कि भाई रेंज में और वैल्यूज़ हैं, तो और वैल्यूज़ हैं हमें बताया, अभी तो 0 ही हमने यूज़ किया है। अब की बारी पे आई को साइन हो रहा है 1, और जब हम नेक्स्ट इसको करेंगे वो नीचे आएगा, उसको प्रिंट करवा के वो अगेन ऊपर जाएगा, वो चेक करेगा। तो इस तरह से अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लेके चलता हूँ।
तो आप ये साइड से देखते रहें कि कैसे उसको हर बारी पे प्रिंट करवाने के बाद वो वापस ऊपर जाएगा लूप पे। देखने में ही हमें 2 लाइन ऑफ कोड लग रहा है, लेकिन ये बार बार लूप की है, जहां हमने डिफाइन किया है वहां जा रहा है, उसके बाद फिर लूप में आता है, जब तक इसे आगे कोई नेक्स्ट नंबर मिलेगा नहीं। 6 भी हो गया, 7, 8 और 9। अब की बार आई को असाइन हुआ था 9। अब देखते हैं कि आई प्रोग्राम उसने स्टॉप कर दिया, क्योंकि 9 के बाद कोई और नंबर था ही नहीं जो वो 10 को देता। तो रेंज फंक्शन को यूज करके इस तरह से हम लूप्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आई को हमने असाइन ही क्यों किया है, जब हम लूप के अंदर आई को यूज ही नहीं कर रहे। तो हम लूप के अंदर आई को यूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, इसके साथ ऐड करवा देता हूँ आई। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो पहली बार ही आई को 0 साइन हुआ, तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर उसने 0 प्रिंट करवाया, देन आई लव पाकिस्तान। इसी तरह से वो नेक्स्ट आइट्रेशन में गया, 1 प्रिंट करवाया और आई लव पाकिस्तान। तो इस तरह से करते करते वो एंड तक चला गया और उसने 10 मरतबा आई लव पाकिस्तान प्रिंट करवा दिया। तो ये था बेसिक सिंटैक्स फॉर लूप का, जो कि हम रेंज के थ्रू यूज कर रहे हैं। अभी हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। वो प्रोग्राम क्या करेगा, इवन नंबर्स जनरेट करेगा 0 से लेके 30 तक लूप के थ्रू। तो हम कैसे करेंगे बताएं आप लोग। हमने इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं लूप के थ्रू 0 से लेट्स सपोज 20 तक। ओके, सही कह रहे हैं। हम कंडीशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हम स्टेप साइज दे सकते हैं तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और वो मुझे सजेशंस दे रहा है कि आप इसको प्रिंट करवा लें। इस तरह से एक लूप के अंदर हमने 0 से 20 तक जो भी इवन नंबर्स थे, अभी हमने 0 को इवन कंसीडर किया हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने इसको इवन करवा दिया प्रिंट। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ आई इक्वल्स 0 देन कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, जो ये स्पेसिफिक आइट्रेशन होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब आई की वैल्यू 0 होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी, उस वाली आइट्रेशन को वो स्किप कर देगा, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे चला जाएगा। और अब देखें, अब ये आई लव पाकिस्तान तो हमने करवाना ही नहीं है, इतनी सजेशन अच्छी ना दो यार। ये देखें, इस तरह से हम इसको रेंज फंक्शन को यूज किया और नीचे एक कंडीशन लगा दिया। या फिर हम इसको हटा देते और हम मॉडलो वाला तरीका यूज कर लेते इस तरह से। और ये अगेन 0 कर रहे हैं तो हम चेक कर लेते हैं, इफ आई इक्वल 0, तो हमने ये 0 प्रिंट नहीं करवाना। बस यही है यार। ये अभी भी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? आप में से कोई बता सकता है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली यार, मुझे लगता है कुछ बंदे ही जाग रहे होते हैं, बाकी सारे सो रहे हैं आई थिंक। ठीक है, अब ये सही हो गया। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चले हैं, लूप को हमने देख लिया है। अभी सिर्फ इंट्रो था लूप्स का। इंशाल्लाह इनको यूज करके, जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर्स इंट्रो ले लिया था और देन हमने उनको यूज करके काफ़ी चीज़ें क्रिएट की थी, वैसे ही अब इनको यूज करके हम
आगे मल्टीपल चीज़ें करेंगे। अभी हमने फॉर लूप देखी है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि फॉर लूप हम हर डेटा स्ट्रक्चर पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और देन हम नेस्टेड फॉर लूप को भी इंशाल्लाह देखेंगे नेस्टेड किस तरह से काम कर रही होती है। अभी तक किसी को कुछ समझ ना आया हो तो वो पूछ सकता है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम यहाँ पे नहीं देते। जैसे हमारी स्टॉपिंग कंडीशन होती थी कि फॉर लूप अगर किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मैं ऑनलाइन सी कंपाइलर ही ओपन कर लेता हूँ, सी प्लस प्लस। ओके, तो इधर कुछ इस तरह से होता था। मैं कंप्लीट एग्जीक्यूट तो नहीं कर सकूंगा, आई थिंक इस तरह से होता था। आई इक्वल्स 0, आई इज, अब ये कंडीशन लगा रहे हैं हम, आई क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ऐसे होगा ना। और देन हम आई प्लस प्लस कर देंगे। जब से पाइथन यूज करना शुरू किया ये चीज़ हम भूल गई हैं। ओके, हाँ ये भी तो लगाना है ना यार, सही कह रहे हो। तो इस तरह से जो हमारी कंडीशन होती थी ना स्टॉपिंग, आई थिंक ये मैंने सही लगाई है। तो इस तरह की कंडीशन नहीं है फॉर लूप के अंदर। जो दूसरा मेथड हम देखेंगे वो डायरेक्टली किसी डेटा स्ट्रक्चर पर अप्लाई कर देगा। अगर कंडीशन खुद की देनी है तो देन हम व्हाइल लूप यूज करेंगे पाइथन के अंदर। फॉर लूप के अंदर इस तरह की कंडीशन हम नहीं दे रहे होते। रेंज फंक्शन को यूज करके हम मोस्टली कर रहे होंगे, और रेंज फंक्शन जितने आइटम्स जनरेट करेगा, जितने नंबर्स, उतनी दफा एक तो वो लूप चलेगी, और वही वही नंबर्स हमारे आई को या कोई भी जो यहाँ पर आइटरेट करते वक्त हम लोकल वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसको असाइन हो रहे होंगे वन बाय वन। तो ये डिफरेंस है फॉर लूप का, ये काफ़ी चेंज है सी प्लस प्लस या पाइथन, सॉरी जावा को अगर हम देखें।